अच्छा और जी, अगर किसी बच्चे को करोड़ों आ जाए वो कैसे पेपर देगा? अच्छा, अब इसमें क्या होगा, तीन तरह से टी अकाउंट बनते हैं। नॉन करंट एसेट के टी अकाउंट हैं वो तीन बनते हैं, ठीक है। एक नॉन करंट एसेट का अपना टी अकाउंट बनता है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनता है, और तीसरा जो होता है वो डिस्पोजल का टी अकाउंट होता है, ठीक है। टोटल हमारे पास तीन तरह के टी अकाउंट बनते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। जो एसेट का अपना टी अकाउंट होता है, ये टी अकाउंट पूरा जो है ना कॉस्ट पे बनता है, मतलब जो हमारी कॉस्ट की वैल्यू होती है, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कॉस्ट पे होता है। न्यू मशीनरी जो हम बाय करते हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वही लिखते हैं। जो मशीनरी हम बेचते हैं उसकी भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही आती है। ये नहीं आएगा कितने में बेचा है हमने, जो हमने मशीनरी बेची है ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है वो लिखी जाएगी, और बैलेंस शीट ही आ जाएगा फिर, ठीक है। दूसरा होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है, और बैलेंस कैरी डाउन हमेशा डेबिट पर आता है। और क्रेडिट साइड पर एक और चीज आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और डिस्पोजल आता है डेबिट साइड पर। डिस्पोजल लेकिन हमेशा नहीं आएगा, अगर किसी साल कोई एसेट बिक रहा है तो ही डिस्पोजल आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा डिस्पोजल, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को जो है क्या कहते हैं इसकी क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ये सब। इसी तरीके से डिस्पोजल अकाउंट होता है। डिस्पोजल अकाउंट हम सीख चुके हैं पहले। डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, डिस्पोजल अकाउंट के लिए जो है क्या कहते हैं डेबिट साइड पर आता है एसेट का अकाउंट। मैंने मशीनरी लिख दिया बेसिकली, ये एसेट आएगा, एसेट की वैल्यू आएगी, ओरिजिनल वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरा है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। इसमें क्या है, डेबिट साइड पर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट आती है, क्रेडिट साइड पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है, बैंक में वैल्यू जो आती है ये कौन सी आती है, कितने में एसेट बिका है, और बाकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो लॉस या फिर गेन होता है। अगर ये क्रेडिट साइड पर आएगा तो लॉस होगा, डेबिट साइड पर होगा तो गेन होगा। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, उससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। देखो जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, The following information is available from the records of a sole trader. Machinery at cost 5 लाख है, provision for depreciation 178,000. Additional information: on 30th June 2012, new machinery was bought for 200,000 by cash. क्या करना, क्या रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं पहले। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तीन टी अकाउंट बनेंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं पहले। मशीनरी अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा डेबिट साइड पर 500,000। उसके बाद आएगा क्या कहते हैं, ऑन 30th जून न्यू मशीन वॉज बॉट, 2 लाख रुपए की न्यू मशीन बॉट हुई है। यहाँ लिख देंगे बैंक या कैश। मशीन खरीदेंगे तो ऐसे वाले पैसे जाएंगे बैंक या कैश से, या अगर उधार पे हो तो जिसका नाम हो वो लिख लेंगे। बाय कैश है, कैश आ जाएगा। On 31st December 2012, a machine which was originally bought on 1st January 2010 for 220,000 was sold for 115,000। क्या हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है यहाँ पर, डिस्पोजल हो रहा है। और जो है कहते हैं कि जो मशीन 2,20,000 की हमने ली थी वो मशीन 1,15 में हमने बेची है। यहाँ पर 2,20 ही आएगा, क्योंकि मशीनरी का जो अकाउंट होता है ना उसमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यूज आती है, कॉस्ट प्राइस ही आती है, ठीक है। और बाकी हम बैलेंस सीडी निकाल लेंगे फिर। ठीक है बेटा, अब ये देखो जरा गौर से। अभी तक हमने सिर्फ मशीनरी का अकाउंट बनाया है। मशीनरी अकाउंट किस तरह बनाया है हमने, बैलेंस बीडी जो है वो हमारा 500,000 आ गया, डेबिट साइड पे लिखा, ठीक है। और एडिशंस यहाँ पर देखो, एक दफ़ा हम देख लेते हैं ये टी अकाउंट क्या होता है। बैलेंस बीडी आता है डेबिट पर,
न्यू मशीनरी जो हम बाय करते हैं वो भी डेबिट पर आती है, और जो मशीनरी हम सोल्ड कर देते हैं वो क्रेडिट पर आती है, और बैलेंस सीडी आता है क्रेडिट पर। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं होता। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं आता कि होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि भाई ओरिजिनल मशीन की वैल्यू जो भी नॉन करंट एसेट होता है उसको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, डेप्रिसिएशन आप अलग से रिकॉर्ड करो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ ये होता है कि नॉन करंट एसेट की वैल्यू को नहीं छेड़ सकते। मैं अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है उसका अलग टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो चीजें। अब बैलेंस शीट में आपको 5 लाख और 2 लाख ऐड होगा तो 700,000 हो जाएगा, और माइनस 220। डेट लिख लेते हैं इसके ऊपर, 1 जनवरी आएगा 2012, ये 30 जून, फिर इसके बाद 2012 इधर भी आ जाएगा, और डिस्पोजल हो रहा है 31 दिसंबर को, और बैलेंस सी डी 31 दिसंबर। फिर आएगा बैलेंस बी डी 480,000, ठीक है। रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पर। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ये 178,000 गिवन है। फिर यहाँ पर आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, इसको इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। फिर आएगा डेबिट साइड पर डिस्पोजल और बैलेंस शीट। ठीक है, डिस्पोजल में कितना आएगा आपका, डिस्पोजल में आएगा, अच्छा अब बैलेंस नीचे तरह देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के ना 2 मेथड होते हैं, एक होता है ईयर एंड पॉलिसी होती है, 2 पॉलिसीज होती हैं, ठीक है ना, एक होती है ईयर एंड पॉलिसी और एक होती है मंथ टू मंथ पॉलिसी। ईयर एंड पॉलिसी और दूसरी होती है मंथ टू मंथ पॉलिसी। अगर आपका ईयर एंड पॉलिसी होगा, ईयर एंड पॉलिसी में क्या होता है कि आपको ये महीनों का हिसाब नहीं करना होता, ठीक है ना, आपको ये नहीं देखना होता कि भाई कितने महीने जो है इस्तेमाल हुआ है तो उतने महीने की डेप्रिसिएशन लगाएं, बस पूरे साल की लगानी होती है, वो आसान होता है थोड़ा। और अगर मंथ टू मंथ पॉलिसी होगा तो आपको मंथली मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप, मतलब ये मंथ टू मंथ पॉलिसी है, ठीक है ना। तो मंथ टू मंथ पॉलिसी के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना है ये डिस्पोजल वाली वैल्यू है। डिस्पोजल वाली वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप ये देखोगे जो एसेट आपने बेचा है इसको आपने कितना अरसा इस्तेमाल किया। दिस वॉज बॉट ऑन 1 जनवरी 2010, 2010 पूरा इस्तेमाल किया, 11 पूरा इस्तेमाल किया और 12 पूरा इस्तेमाल किया। 2010, 2011 और 2012, ठीक है, एग्जैक्टली 3 साल पूरे पूरे यूज हुए हैं। इसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी, कितने का था ये एसेट, 220,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो सर ये जो हम निकाल रहे हैं ये मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, एग्जैक्टली साल बन रहे हैं, मंथ मंथ का मसला ही नहीं आ रहा ना इसमें, पूरे पूरे 3 साल बन रहे हैं। वरना कभी कभार अगर मंथ 6 महीने बन रहे हो या 8 महीने बन रहे हो तो भी करना पड़ेगा। कर लेते हैं ना सही है। हाँ, 132 वाला कितना आ रहा है टोटल, हसन की कहाँ से आ गई? 152,000, 132 132 मेरे 132,000, ये आपका इधर आ जाएगा डिस्पोजल में 132,000। डिस्पोजल में क्या होता है, जो एसेट हमने बेचा है ना, इस एसेट के ऊपर आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो आ जाएगी इसके अंदर डिस्पोजल में। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, चार्ज फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल का एक्सपेंस, इस साल का एक्सपेंस क्या लेंगे। एक 5 लाख वाली है और एक जो नई वाली थी। अच्छा, अब बात ये है कि जब हमारे पास जब वो निकालते हैं ना हम चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर में 3 तरह के एसेट्स होते हैं।
एक तो वो एसेट होते हैं जो कि हमारे पास ये 5 लाख वाले जो शुरू में 5 लाख के एसेट थे, इस 5 लाख में से 2 लाख रुपए के एसेट तो हमने 2,20,000 के तो हमने बेच दिए, तो बाकी कितने बचे? 500,000 में से 2,20,000 के बेच दिए। ये 280,000 के वो एसेट हैं जो साल के शुरू से हमारे पास थे और आगे तक कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे पास। मतलब ये कंटिन्यूइंग एसेट्स हैं, ये वह हैं जो पहले से आ रहे थे, स्टार्टिंग में से हमारे पास थे और इस साल ना बिके ना इस साल खरीदे। इनके ऊपर तो सीधे 20% लगा देंगे हम, 56,000। ये जो 220,000 वाले हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हमने बेच दिए हैं, इनको देखेंगे कितने महीने इस्तेमाल किया हमने, इनको कितने महीने बाद बेचा है? पूरे साल के आखिर में ही बेचा है ना, पूरे साल ही इस्तेमाल किया, तो चलो सही है, इनको ऊपर भी 20% लगा देते हैं। कभी कभार क्या होता है साल के बीच में बेचा होता है तो इनके ऊपर कुछ कम महीनों का लगेगा ना, 44,000 ठीक है। फिर जो नए खरीदे हमने, नए खरीदे 2 लाख के, मगर 6 महीने इसके ऊपर 20% लगाएंगे। फिर कितने महीने हमने इस्तेमाल किया उसको? 6 मंथ्स, क्योंकि 30 जून को खरीदे थे हमने ये नए वाले, ठीक है ना। 6 महीने इस्तेमाल किए तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, 20,000 आएगा हमसे इसका। मतलब हमारे पास जो एसेट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसको मैं कहता हूँ कंटिन्यूइंग, ये जो कंटिन्यू है ये क्या है? सोल्ड, और ये क्या है? न्यू, ठीक है ना। हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक वो होते हैं जो पहले से चल रहे थे हमारे पास, आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक वो होते हैं जो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए हैं, और तीसरे वो होते हैं जो कि नए खरीदे हैं। तो 3 हिस्सों में निकालनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, और प्लस करेंगे तो चार्ज फॉर द ईयर आएगा। 56 और 44 100 और 120,000 आ गया है। ये चार्ज फॉर द ईयर है तो ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसको चार्ज फॉर द ईयर भी कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे, हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके। नॉर्मली ये जो है तकरीबन 15-20 मार्क्स का होता है। ये एक टी अकाउंट आपका 4-4 मार्क्स का या 5-5 मार्क्स का हो। मतलब खास तौर पर जो डेप्रिसिएशन का जो चार्ज फॉर द ईयर है, इस वैल्यू को निकालने के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसको निकालने के 2-3 मार्क्स होते हैं खाली इस वैल्यू के, क्योंकि देखो 3 हिस्सों में निकलती है ना ये वैल्यू। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट के लिए जो है क्या कहते हैं, क्या करना है आपको, यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले मशीनरी, जो भी एसेट है उसका नाम मशीनरी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, सर जो हमने दोनों अकाउंट में जो डाला है वही हम डाल देंगे ना, वहीं से वैल्यूज आएंगी। हाँ, जो सोल्ड करा उसका आएगा, सिर्फ जो सोल्ड करा उसके लिए आएगा। डिस्पोजल जो है, जो बेचा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 2,20,000। ये रहा, जहाँ जहाँ डिस्पोजल लिखा हुआ है ना वो वैल्यूज यहाँ जाएंगी। देखो बात ये, मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट पे डिस्पोजल लिखा हुआ है 220, तो डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट और मशीनरी के नाम से 2,20,000 लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी बेचा है, 1,32,000। ठीक है, फिर आप नीचे लिखोगे बैंक, कितने में बेचा आपने?
150। ठीक है, अब जो डिफरेंस होगा ना वो प्रॉफिट या लॉस होगा। एक 15 और एक 32 कितने हो गए? 247 247। तो भाई प्रॉफिट है। 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा, गेन। अच्छा IAS नहीं लिखना भाई, ये नहीं पूरा एग्जामिनर जो आंटी थी ना उन्होंने बड़ा गुस्से में थी, मुझे IAS लिखोगे 0 मार्क्स दूंगी। वर्कशॉप में हम गए थे ना, तो ये IAS नहीं लिखेगा कोई भी भाई। इनकम स्टेटमेंट आपने पूरा लिखना बोला सर इनकम स्टेटमेंट लिखना जरूरी है पूरा? क्या? सर आर वी सपोज्ड टू राइट इनकम स्टेटमेंट फुल? पूरा लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। यही तो कह रहा हूँ, हमने मतलब वर्कशॉप में गए थे, आई थी ना तो एग्जामिनर जो आई थी आंटी बेचारी, वो बड़े गुस्से में थी, कह रही थी जो IAS जो भी लिखता है मैं उसको 0 मार्क्स देते हैं हम। ओके कहीं भी नहीं, पूरे पेपर में कहीं भी आपने एब्रिविएशंस यूज करने की आपको परमिशन नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। सर एक और क्या है? लास्ट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज कितनी थी भाई? 4। वेरी गुड, ये बनाओ डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज। जनरल जर्नल क्या है, सबसे पहली एंट्री होती है मशीनरी डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। टूल 220,000। डेप्रिसिएशन डेबिट। दूसरी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और डिस्पोजल क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं कर सकते इसको? नहीं, क्या हो गया? PAODB वो अलग है ना, बैड डेट्स अलग है ना? बाय डेट तो अलग चीज ही अलग है ना। बैंक डेबिट 115,000 और डिस्पोजल क्रेडिट। और फिर लास्ट है गेन या फिर लॉस की। अब ये इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पोजल डेबिट हो रहा है ना, गेन हो रहा है, डिस्पोजल डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखें, खुद से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 करना है अब आप लोगों ने।